हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। तो इस वीडियो में हम सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस, इसके टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स सब कुछ कवर करेंगे उनके डायग्राम्स के साथ। और इस वीडियो में जो भी मैं मटेरियल यूज़ कर रही हूँ वो मेरे खुद के नोट्स हैं, तो वो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। आपके कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is a secretory structures? So these are the structures that produce plants metabolite substances. These are the cells concerned with secretion of cutin, wax, suberin, etc. मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट के मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जब वो बना रहा होता है उस टाइम ये एक्सक्रीट होते हैं, उस टाइम ये फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर कोई सेल है जो कि क्यूटिन सिक्रीट कर रहे हैं, वैक्स सिक्रीट कर रहे हैं, सुबरिन सिक्रीट कर रहे हैं, ऐसे ही और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो सिक्रीट कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बाद जो वेस्ट बन रहा है उस वेस्ट को हम बाहर सिक्रीट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो उस प्रोसेस के लिए, उस वेस्ट को सिक्रीट करने के लिए बाहर, उस प्रोसेस में हम जो स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं उन्हें हम सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। मेटाबोलाइट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मेटाबोलाइट सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कोई भी प्लांट की बॉडी जो है जब वो फूड ब्रेक कर रही है या कोई केमिकल ब्रेक कर रही है या कुछ भी उसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उस प्रोसेसेस के ड्यूरिंग जो रिलीज़ हो रहा है सब्सटेंस उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सब्सटेंस। और इनका रिलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। प्लांट्स के मेटाबोलाइट सब्सटेंसेस से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको सिक्रीट करने का प्रोसेस जिन स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है उन्हें हम सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एंड दीज आकर इन मोस्ट वस्कुलर प्लांट्स। बहुत सारे वस्कुलर प्लांट्स के अंदर, ऑलमोस्ट एवरी वस्कुलर प्लांट के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल ही जाता है। These arise after the differentiation of epidermal और parenchyma cells and do not form real tissues। मतलब ये जो है ना, ये सिर्फ एक मॉडिफिकेशन है। मतलब अगर जो एपिडर्मल या फिर जो पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स आपको पता है जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ सेल्स जो हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उनसे फिर मॉडिफाइड फॉर्म में एज अ मॉडिफिकेशन सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। और ये रियल टिश्यूज़ नहीं होते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन से बने हुए टिश्यूज़ होते हैं। इन जो टर्म है ये सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, इसमें आते हैं सेक्रेटरी टिश्यूज। सेक्रेटरी टिश्यूज, दिस टर्म इंक्लूड टू टर्म्स, रिक्रिएशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्रेटरी टिश्यूज जो हैं उनके अंदर दो टर्म्स हम पढ़ते हैं, रिक्रिएशन और एक्सक्रीशन। दो टर्म्स से मिलकर ही सारा फंक्शन परफॉर्म होता है। फर्स्ट टर्म इज द रिक्रिएशन एंड द नेक्स्ट टर्म इज द एक्सक्रीशन। So what is recreation? Recreation is the process that eliminates salt from a cell and thus regulates its ion concentration. Recreation मतलब अब वो दोबारा से क्रिएट कर रहा है ना, कुछ खराब हो जाता है, इससे अच्छा उसको दोबारा से अच्छा कर दिया जाए, तो यही प्रोसेस होता है रिक्रिएशन का। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि कोई भी सेल जिसमें सोल्ट ज़्यादा हो गया, अब अगर उसके अंदर सोल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेल ख़राब हो जाएगा। तो उस सेल को क्या करना पड़ेगा कि अपना जो एक्सेस का सोल्ट है ना वो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि वो उसके अंदर जो भी उसकी आयनिक कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन कर सके और सेल जो है वो ख़राब ना हो। तो इसी प्रोसेस को हम रिक्रिएशन बोलते हैं। इट मीन्स it is the process that eliminates salt from a cell and thus regulates its ion content. Now the next word which comes is secretion. Secretion is basically the substances that are produced while metabolic processes are going on. So the products of metabolic processes, the products of metabolic processes are called secretion, are called the प्रोडक्ट्स दैट आर सिक्रेटेड। सो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स हमें बने हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने के बाद, जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं मतलब वो सिक्रीट ही हुए हैं ना एक तरह से। अगर कोई सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, सपोज सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकले हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। सिक्रीट हो रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, तो सिक्रीशन हो रहा है। सिमिलरली वैक्स डिपोजिशन, एक्सेस वैक्स जो है वो भी सिक्रीट हो रही है, ठीक है। तो ये होता है सिक्रीशन का मतलब। लेकिन हमने कहा कि सेक्रेटरी टिश्यूज़ जो हैं वो दो वर्ड से बने हैं, रिक्रिएशन और एक्सक्रीशन, ना कि रिक्रिएशन और सिक्रीशन। पहले हमने रिक्रिएट किया है, उसके बाद एक्सक्रीट किया है। एक्सक्रीशन किसका होगा? जो सिक्रीशन है हमारी, यानी कि जो प्रोडक्ट्स सिक्रीट हुए हैं उन्हें ही तो हम एक्सक्रीट करना चाहते हैं। एक्सक्रीट का मतलब है कि बाहर निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि इस चीज़ को एक्सक्रीट कर दो, मीन्स इसको बाहर निकाल दो। तो सिक्रीट हुए प्रोडक्ट्स को ही तो हम एक्सक्रीट करेंगे ना। तो सिक्रीशन हमने समझ लिया क्या हुआ है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी प्रोसेस के ड्यूरिंग बने हैं। अब हम क्या करेंगे? उनका एक्सक्रीशन करेंगे। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मीन्स जो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस के ड्यूरिंग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं, उनको हम
प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, जैसे कि टर्पीन्स, रबर, टैनिन्स एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये नहीं है कि यही चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, गम्स, रेजिन्स, सुब्रिन एक्सेट्रा। सो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एग्जाम्पल टर्पीन्स, रबर, टैनिन्स एक्सेट्रा। टर्पीन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेगरेंस होती है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे भी। सो टर्पीन्स जो हैं उनका मेन काम क्या होता है, क्योंकि अब इनके पास फ्रेगरेंस है तो आप खुद सोचो क्या काम हो सकता है, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, एनिमल फोर्स को रिपेल करना, जो और भी कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। और ये जो है अगर प्लांट को कोई भी डैमेज हो गया, उसको कोई भी ऑर्गन डैमेज हो गया या फिर कोई भी वाउंड्स हैं तो उनको भी ये ब्लॉक कर देता है, प्लांट की हेल्थ को मेंटेन करने में ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। सो एक्सक्रीशन हमने पढ़ लिया है, रिक्रिएशन हमने पढ़ लिया है। दीज बोथ टर्म मिक्स अप, इन दोनों के ही कह सकते हैं कि ऊपर पूरा बेस्ड हैं सेक्रेटरी टिश्यूज़। सेक्रेटरी टिश्यूज़ बेसिकली इन्वॉल्व दीज टू टर्म्स, रिक्रिएशन एंड एक्सक्रीशन. So let's have a look at the types of secretory tissues. We have two types of secretory tissues: external structures and internal structures. External secretory structures and internal secretory structures. First of all we have is external secretory structures. External means external side पर बाहर, internal means अंदर, मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स प्लांट की बाहर की साइड पर होते हैं, यानी कि जो हमें विजिबल हैं, मीन्स ऑलमोस्ट विजिबल है, नॉट ऑल टाइम्स बट ऑलमोस्ट टाइम्स जो हमें विजिबल होते हैं वो होते हैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो प्लांट की बाहर से हमें दिख रहे हैं। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर्स वो होंगे जो कि प्लांट के अंदर फॉर्म होते हैं और अंदर रहकर भी वो एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यूज ऑकर इन एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ प्लांट्स. दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर और एंड विद और विदाउट वस्कुलर एलिमेंट्स. They usually develop from the epidermis or subepidermal layers of the plant organs. These include glandular trichomes, nectaries, osmophores, hydrathodes, salt glands, collators, stinging hairs, oil bodies, etc. ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना, HAIRS होगा यहाँ पर. सो ये सभी जो है ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्योंकि अब बाहर की लेयर पर प्रेजेंट है, दिस इज़ अ प्लांट, इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं. एंड वी नो कि प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं. तो ये या तो एपिडर्मिस से ही डिफ्रेंशिएट होकर बनेंगे या फिर जो इसके जस्ट नीचे लेयर है सब एपिडर्मिस, उससे डिफ्रेंशिएट होकर बनेंगे ना. तो ये जो हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं दे यूजुअली डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस और सब एपिडर्मल लेयर्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स. इनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स. व्हाट इज़ ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स? ट्राइकोम्स से आपको दिमाग में आना चाहिए एकदम से कुछ नुकीला सा होता है ना, ठीक है. तो जो ट्राइकोम्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिया भी हुआ है इन द डायग्राम, यू कैन सी. ट्राइकोम्स कंसिस्ट ऑफ अ स्टोक विद अ हेड अबव. एक स्टोक होती है, उसके ऊपर एक हेड होता है. द स्टोक में बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. द हेड इज कवर्ड विथ क्यूटिकल. अब ये जो हेड है ये क्यूटिकल से कवर्ड रहता है, इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है और जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस होते हैं ना ट्राइकोम्स के अंदर वो ये क्यूटिकल कवर करके रखता है उसको. Several of the secretions of glandular trichomes have role in plant defense, repellent to insect, secrete sticky exudates that trap aphids. ये सभी क्या हैं? इसकी सिक्रीशन के फंक्शंस हैं कि भाई ये सिक्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए. तो ट्राइकोम्स जो है वो जनरली आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल होते हैं. लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल जूम इन करके देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप उसको देखोगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो इसमें क्या होगा? एक हेड होगी, एक स्टोक होगी और हेड के नीचे जो है, हेड के ऊपर जो है क्यूटिकल होगी और क्यूटिकल के नीचे जो है सारी सिक्रीशंस स्टोर रहेंगी. तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. अगर आपसे डायग्राम पूछा जाए तो आपको यही स्ट्रक्चर बनाकर आना है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स का. इसमें आप नाम भी मेंशन कर दीजिएगा कि ये हेड है, ये स्टॉक है और इसके ऊपर क्यूटिकल की भी एक लेयर आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज़ नेक्ट्रीज. नेक्ट्रीज जो है बहुत ही पॉपुलर सा स्ट्रक्चर आप सबने देखी ही होंगी ना. नेक्ट्रीज जो है वो फ्लावर्स के ऊपर जनरली पाई जाती हैं. सो दीज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्लैंड और अ पार्ट ऑफ फ्लावर दैट सिक्रीट्स नेक्टर टू द एक्सटीरियर ऑफ द प्लांट. These tissues that compose the nectary are commonly called as nectariferous tissues. नेक्टरीज क्या होते हैं? ये ऐसे ग्लैंड्स या फिर ऐसे फ्लावर का पार्ट होता है ऐसा जो कि नेक्टर सिक्रीट करता है. अब नेक्टरीज है तो नेक्टर ही सिक्रीट करेगा ना. तो नेक्टर को सिक्रीट करता है. कहाँ सिक्रीट करेगा? प्लांट के बाहर ही सिक्रीट करेगा, प्लांट के अंदर तो लेकर नहीं जाएगा. तो नेक्टरीज जो है वो नेक्टर सिक्रीट करते हैं प्लांट के बाहर को. और ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर जिनसे नेक्टरीज बनती हैं उन टिश्यूज़ को हम नेक्टेरिफेरस टिश्यूज़ बोलते हैं. द टिश्यूज़ दैट कंपोज नेक्ट्री आर कॉल्ड एज नेक्टेरिफेरस टिश्यू. अब ये जो नेक्टरीज होती हैं ये आप सभी को पता है कि शुगर रिच सॉल्यूशन होता है इनके अंदर. शुगर रिच चिपचिपा सा सॉल्यूशन होता है और ये जो है
शुगर रिच सॉल्यूशन जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस से बनता है जो कि फ्लोएम सप्लाई करता है। अब ये थोड़ी कॉमन सेंस आप इसके अंदर लगा सकते हो। वाटर जाइलम और फ्लोएम का आपने नाम सुना है वास्कुलर बंडल्स में। तो जो जाइलम होता है वो तो वाटर ही ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर के अलावा जो भी बाकी की चीज़ें हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कौन ट्रांसफर करता है? फ्लोएम ट्रांसफर करता है। तो जो नेक्टरीज का शुगर रिच सॉल्यूशन है वो कौन ट्रांसफर कर सकता है? फ्लोएम ही ट्रांसफर कर सकता है ना। इसके अंदर का थोड़ा बहुत जो वाटर कंटेंट है वो हो सकता है कि जाइलम के एलिमेंट से सप्लाई कर दें, लेकिन जो मेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इनके अंदर वो तो फ्लोएम ही ट्रांसफर करेगा ना। सो nectaries release sugar rich solution made from substances supplied by the phloem. They are divided into floral and extra floral nectaries. nectaries के भी दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, floral nectaries और extra floral nectaries. जो floral nectaries होती हैं वो फ्लावर के विद इन पाई जाते हैं. द फॉर्मर दैट इज द फ्लोरल nectaries आर सिचुएटेड विद इन द फ्लावर and they are directly involved in pollination, while the extrafloral nectaries occur on the vegetative organs and are not directly associated with pollination. The nectaries are present on the epidermis. So जो floral nectaries होती हैं वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिनेशन के अंदर. लेकिन जो एक्स्ट्रा फ्लोरल nectaries होती हैं ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स पर पाई जाती हैं. अब वेजिटेटिव ऑर्गन्स पर पाई जाती हैं तो उनका पॉलिनेशन से कोई खास लेना देना है नहीं. तो ये वेजिटेटिव ऑर्गन पर जो एक्स्ट्रा फ्लोरल मतलब फ्लोरल से बाहर एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज जो हैं ये पॉलिनेशन में इतना अच्छा रोल प्ले नहीं करती हैं. डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होती, हो सकता है इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हो, बट डायरेक्टली इनका कोई ऐसा खास रोल नहीं होता है. सो ये हैं दो टाइप्स की नेक्टरीज जो कि कॉमनली मिलती है. नाउ हम इनको दो टाइप्स में और डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल नेक्टरीज, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर. अब स्ट्रक्चरल नेक्टरीज जो हैं दीज मे फॉर्म एनाटॉमिकली डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर. मतलब कि ऐसे जो नेक्टरीज होती हैं ना ये एनाटॉमिकली डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती हैं. इनको हम माइक्रोस्कोप से बहुत ही इजीली हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और दीज एक्सूड्स थ्रू एपिडर्मल सेल्स और ट्राइकोम्स एंड दे हैव लो एसिड ऑफ फॉस्फेटेज. While if we are talking about non-structural nectaries, they may not form any anatomically differentiated structure. हो सकता है कि बाकी सेल्स की तरह ही ये दिखती हो, कोई ऐसे अलग से सेल की ये फॉर्मेशन ना करें. These are difficult to distinguish from neighboring cells. बगल वाले सेल से इनको अलग कैसे हैं ये वो चीज़ें पता करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है. और ये स्टोमेटा के थ्रू एक्सूड करते हैं, मतलब जो इनका मटेरियल होता है ना नेक्टर बेसिकली वो स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर करते हैं. एंड दे हैव हाई एसिड ऑफ फॉस्फेटेज. हाई एसिड ऑफ फॉस्फेटेज में जो कि स्ट्रक्चरल नेक्टरीज के अंदर लो एसिड था ना, लो एसिड ऑफ फॉस्फेटेज, इनके अंदर हाई एसिड ऑफ फॉस्फेटेज होता है. अब दिस इज द डायग्राम ऑफ अ नेक्टरी. काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे एपिडर्मिस के ऊपर और उसके ऊपर जो लंबे लंबे सेल्स अगर आप ड्रॉ करोगे वो होती हैं नेक्टरीज. उनके अंदर से जो है नेक्टर सिक्रीट होता है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ nectaries. Next we have is osmophores. What are osmophores? osmophores जो हैं वो ऐसी फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करते हैं. उनके जो osmophores जिन फ्लावर्स के अंदर मिलता है ना वो फ्लावर्स फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करते हैं, खुशबू आती है उन फ्लावर के अंदर. अब वो खुशबू का राज क्या है भाई? उसका राज है वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो उन फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और जो वोलेटाइल सब्सटेंस मेन वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? टर्पीन्स. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स की. टर्पीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर्स जो हैं वो एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं. सो ओस्मोफोर्स प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस इन फ्लावर्स थ्रू द सिक्रेशन ऑफ वोलेटाइल लो मोलिकुलर वेट terpenes. Fragrant material is not exuded from trichomes, but terpenes at appropriate temperature diffuse out of the cell in gaseous form through the cell wall and cuticle, so the fragrance is produced. ऐसा नहीं है कि fragrant material यानी कि जो material fragrance produce कर रहा है वो trichomes के थ्रू exude कर देते हैं बाहर को, ऐसा नहीं होता. बल्कि जो terpenes उनके अंदर present होते हैं ना, उनको जब favorable temperature लगता है ना तो वो terpenes जो है वो gaseous form में convert होकर बाहर को diffuse करते हैं environment में. अब क्योंकि वो एक gaseous form में बाहर जा रहे हैं तो वो गैशियस फॉर्म जब हम स्मेल करते हैं वो गैस जो है हमारी नॉस्ट्रल्स में जाती है और उससे हमें फ्रेग्रेंस आती है. तो वो गैशियस जो फॉर्म में बाहर जा रहे हैं टर्पीन्स वो मेन रीज़न है फॉर द फ्रेग्रेंस कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर्स. These are concentrated in regions of floral organs and have different shapes, sizes and colors. Obviously जो फ्रेग्रेंस आती है मेन वो फ्लावर्स के अंदर से ही आती है ना, कोई लीव्स या फिर स्टेम के अंदर से तो नहीं आती. तो फ्लोरल ऑर्गन्स पे ही ये पाए जाते हैं. किसी भी अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, इनका साइज़ अलग अलग हो सकता है, कलर्स अलग अलग हो सकता है फ्लावर्स का. तो ये जनरली फ्लावर के ऊपर फ्लोरल ऑर्गन्स के ऊपर पाए जाते हैं. दे अपीयर एज फ्लैप, सीलिया और ब्रशेज एंड देयर मेन फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ सेंट. जो कि मैं इतनी देर से डिस्कस कर रही हूँ ओस्मोफोर के बारे में. इनका मेन फंक्शन क्या है? सेंट की प्रोडक्शन यानी कि फ्रेग्रेंस की प्रोडक्शन. इसका डायग्राम भी है ये इसका डायग्राम है ना, तो इस ये आप ध्यान से देख लीजिएगा किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो
जिन्हें हम ओस्मोफोर्स बोलते हैं। ये काफ़ी ईजी डायग्राम है, आप इजीली ड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज हाइडेथोड्स। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर को रिलीज करते हैं। हाइडे जो वर्ड है वो हाइड्रो वाटर ऐसे बनता है ना, तो वाटर से रिलेटेड हो गया ये वर्ड। तो हाइडेथोड्स है तो भाई वाटर रिलीज कर रहे हैं ये। सो दीज रिलीज वाटर। क्या अकेला वाटर ही रिलीज कर रहे हैं? नहीं भाई, कुछ और सब्सटेंसेस भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ से रिलीज कर रहे हैं? इंटीरियर ऑफ द लीफ टू इट्स सर्फेस। लीफ के अंदर से लीफ के सर्फेस तक। अब सर्फेस की वजह से तो खुद ही उड़ जाएगा पानी। तो जो हाइडेथोड्स होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट रिलीज वाटर विद सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लीफ टू इट्स सर्फेस, and the exudation of water as it drops from the tip or margin of the leaf is called guttation। अब आपने ये प्रोसेस भी पढ़ा होगा ना ग्यूटेशन का। ग्यूटेशन क्या होता है कि जब कोई भी वाटर जो है वो प्लांट के इनसाइड से, बेसिकली लीफ के इनसाइड से, लीफ की टिप्स के ऊपर या उसके जो मार्जिन होते हैं उनके ऊपर दिखता है, तो उसे हम ग्यूटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। जो आपने देखा भी होगा, जो लीव्स होती हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, उनकी जो एजेस होती हैं या उनकी जो टिप्स होती हैं, उनके मार्जिन्स के ऊपर या फिर आपको छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने मिलते हैं। और ये किस वजह से होते हैं? ये ग्यूटेशन के प्रोसेस की वजह से आपको विजिबल होते हैं। ठीक है, सो हाइडेथोड्स के थ्रू होता है ये प्रोसेस ग्यूटेशन का। सो द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन ऑकर्स बाय वाटर प्रेशर कमिंग फ्रॉम रूट्स एंड देयर फंक्शन इज टू फैसिलिटेट ग्यूटेशन। तो ग्यूटेशन को करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं उन्हें हम हाइडेथोड्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गए? वाटर रिलीज करते हैं ये सब्सटेंसेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लीफ टू द surface and they help in guttation. This process can also be called as guttation. This is the diagram of haidethodes. The outer surface, the outermost surface is a stomatal chamber. उसके अंदर होगा substomatal chamber। यहाँ पर छोटा सा स्पेस भी होगा जिसके अंदर वाटर स्टोर रहता है। ठीक है, ये हो गया वाटर का स्टोमेटा, जहाँ से कि वाटर जो है वो बाहर जाएगा। ये वस्कुलर एंडिंग्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब पानी है तो वो वस्कुलर टिश्यू से ही सप्लाई होगा ना। इसके बाद ये वस्कुलर एंडिंग्स है, ये वस्कुलर टिश्यूज हो जाएंगे। ये लीफ की एपिथेलियल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियम हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्रेटरी टिश्यूज विच इज सोल्ट ग्लैंड्स। सोल्ट ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन ड्राई सलाइन सॉइल, सोल्ट मार्श ग्रासेस एक्सेट्रा। तो सोल्ट ग्लैंड्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। अब क्योंकि वो ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं तो उनके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर प्लांट के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट खराब हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो उसको सोल्ट को एक्सक्रीट करना पड़ता है बाहर के एनवायरनमेंट में। सो सोल्ट ग्लैंड्स आर यूज्ड, दीज आर मींट फॉर एक्सक्रीटिंग एक्सेस सॉल्ट और आयंस। ऐसा नहीं है कि सारे सॉल्ट एक्सक्रीट कर देंगे, जो ज़्यादा बना है, जो एक्स्ट्रा का सॉल्ट है वो हम सिक्रीट करते हैं थ्रू द सॉल्ट ग्लैंड्स एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग सॉल्ट कंटेंट ऑफ द प्लांट टू शूट्स। तो इस तरह का ये देखने मिलता है प्लांट्स के ऊपर। सो ये लीफ है, लीफ के ऊपर आप देख सकते हो थोड़े नमक जैसे दाने दाने से छोटे छोटे से बन जाते हैं लीफ के ऊपर, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स। वहाँ पर सॉल्ट का एक्सक्रीशन होता है। इस तरह के आप भी देख सकते हो अगर आप माइक्रोस्कोप में नोटिस करोगे किसी भी लीफ को जो कि ड्राई सलाइन सॉइल में ग्रो हो रही है। सो वहाँ पर आपको छोटे छोटे से ऐसे दाने से देखने मिलेंगे, ये होते हैं एक्सक्रीशन, सोल्ट ग्लैंड से जो एक्सक्रीशन हुई है सॉल्ट की वो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। The next structures we have is collators. Collators are the multicellular appendages that produce sticky secretions. ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्टिकी सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं। ज़्यादातर यंग लीव्स, बर्ड्स या फिर जो यंग प्लांट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है। और एक स्टिकी सा ग्लू जैसा सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा होता है वहाँ से। ठीक है, सो दीज आर दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द सिक्रीशन, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द सिक्रीशन एंड द structure producing that substance is called as collators. These are found mostly in rubiaceous species। तो इन प्लांट की स्पीशीज के अंदर ये जनरली देखने को मिलता है। और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये डेवलपिंग शूट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम ये प्ले करता है। सो आई होप आपको समझ आ गया कि कोलेटर्स क्या होता है? मल्टीसेलुलर अपेंडेजेस जो कि स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं यंग लीव्स या फिर बर्ड्स के अंदर, ताकि वो शूट अपेक्स को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज स्टिंगिंग हेयर्स। ये तो बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर आप इसको देख सकते हो। बट ये स्टिंगिंग हेयर्स जो होते हैं ये बाकी के हेयर्स से थोड़ा सा अलग होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ पेन या फिर इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। स्टिंगिंग प्लांट और स्टिंगिंग हेयर्स इज अ प्लांट विद हेयर्स ऑन लीव्स और स्टेम दैट आर कैपेबल ऑफ इंजेक्टिंग सब्सटेंसेस दैट कॉजेज पेन और इरिटेशन। अब आप कहोगे कि भाई छोटे छोटे से
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं नुकीले से कुछ प्लांट्स के ऊपर, क्या वो स्टिंगिंग हेयर्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनमें भी डिफ्रेंशिएशन होती है, वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो आप नुकीले स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ओपोन्शिया के प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो मैकेनिकल इरिटेशन तो हमें एक टाइम के लिए दे सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि कांटा चुभ जाए अगर, तो वो थोड़ी देर के लिए हमें इरिटेट तो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई केमिकल प्रोड्यूस नहीं होता कि जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और हमें हार्म करेगा। लेकिन जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं ना, उनके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है, वो ऐसे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं अगर हम उनसे कॉन्टैक्ट में आओगे। इस तरह के होते हैं स्टिंगिंग हेयर्स, और ये इसका डायग्रामेटिकली व्यू है। ये होता है एक ब्रेकेज पॉइंट। These are the cells which are filled with irritants, means the chemical or the injecting substance, and this is the solid base. This is the leaf surface. So this is the structure of stinging hair. You can draw this structure as well. It's a very easy structure. So let's move on to the next part. नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसी वीडियो में दोनों चीज़ें कवर करी। सो वी विल बी कवरिंग द इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल फॉर श्योर ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।